वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स सर आज हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं। तो क्या मिलने वाला है आज की वीडियो में नया मिलने वाला है। चैप्टर 8 के डी ब्लॉक के इम्पॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस कराएंगे। और ये हम आपको बता दें इस वीडियो में जो हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाएगा। ठीक है। और हम इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट्स का थैंक्स बोलना चाहूँगी जिन्होंने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया है, इसको शेयर किया है, आगे वीडियोस को पहुंचाया है। चलो बच्चों कर लेते हैं आज हम इम्पॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस, जिसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, है ना, कि कब आएगा मैम का वीडियो चैप्टर 8 डी ब्लॉक के क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ कि यहाँ से क्या इंट्रो है। तो डी ब्लॉक आप जानते हैं कि आवर्त सारणी जो होती है अपनी पी ब्लॉक, जो अपना पीरियोडिक टेबल होता है, उसके अंदर इधर साइड तो होता है पूरा एस ब्लॉक, ये होता है अपना डी ब्लॉक, यहाँ होता है बच्चों अपना पी ब्लॉक, ये एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और ये होता है अपना पी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक है ना बच्चों, ये 4 के अंदर बटा हुआ है। इसके अंदर ये होती है 3D सीरीज, 4D, 5D और 6D। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स, 3D, 4D, 5D और 6D। आप जानते हैं डी ब्लॉक में कितने भरे जाते हैं बच्चों, 10 एलिमेंट्स भरे जाते हैं। इट मीन्स इसमें अगर चारों में हम देखें तो टोटल डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, 40 एलिमेंट्स होते हैं हर एक में, हो गया। अब जो अपने पास सबसे पहले वाला जो ये डी आता है अपना 3D, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। हिंदी में क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी। तो पहला क्वेश्चन अपना यहीं से बन जाता है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन सी है। फिर अपना 4D, इसको सॉरी बच्चों यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे लो बच्चों टिक कर दिया आपने हमें यहाँ से। सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, मतलब ये द्वितीय संक्रमण श्रेणी हो गया अपना, है ना। थर्ड मतलब ये तीसरा संक्रमण श्रेणी और ये चौथा संक्रमण श्रेणी। यहाँ से क्वेश्चन आपका बोलते हैं जो यहाँ पर ये वाली जो होती है 3D, ये 4D, ये 5D और ये 6D। हमसे पूछ लेते हैं 3D सीरीज जो है अपनी, इसके कोई 2 एलिमेंट बताइए, या 4D के 2 एलिमेंट बताइए, या 5D के या 6D के। तो 3D के तो स्कैंडियम से लेकर कहाँ तक आते हैं बच्चों, जिंक तक आते हैं। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम कुछ भी बता सकते हैं। 4D के अंदर आता है बच्चों इट्रियम से लेकर यहाँ तक आता है अपना कैडमियम तक आता है बच्चों। ठीक है। 5D के अंदर आता है लैंथीनम से और यहाँ तक आता है अपना एक्टीनियम से। तो लैंथीनम के अंदर कहाँ तक आता है, लैंथीनम के अंदर आता है जो अपने पास आएगा, ये हो गया अपना मरकरी तक, और एक्टीनियम होता है बच्चों UUB तक। ठीक है। चलिए एक बार हम देख लेते हैं 3D 4D में होते कौन कौन से हैं। दो बच्चों सबसे पहले अपने पास आ गया ये वाला स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। तो ये 21 से स्टार्ट होता है हम जानते हैं और ये 30 पे ख़त्म होता है। तो इसकी अगर अपन ट्रिक देख लें बच्चों, तो ट्रिक होती है यहाँ से, चलो हम ट्रिक भी बता देते हैं आपको यहाँ से इसकी कि ट्रिक क्या होती है। ट्रिक होती है यहाँ से इसका टीवी, देखो इसका टीवी कचरे में फेंको, नी का जी। तो ये बच्चों अपने कौन से एलिमेंट्स हैं, ये अपने 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 2 आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए यहाँ से ये जो सीरीज लिखी हुई है ये वाली, यारो ज़रा निभाओ मौत तक, ये है अपनी 4D सीरीज। बच्चों यहाँ से बच्चों को तत्व याद नहीं रहते तो ये हमने यहाँ इसके साथ लिख दिए हैं, ये पूरा अपना ट्रिक के साथ लिख दिया है। और ये ट्रिक जो है आवर्त सारणी की ट्रिक वाला जो वीडियो है ये भी मैंने अपने चैनल पर बनाया हुआ है, वो आप चाहे तो देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे यहाँ बता रहे हैं, यारो ज़रा निभाओ मौत तक, रुकावटें राह में पड़े तो आग में कूदो। वाई इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और ये कैडमियम। तो 4D सीरीज के 2 तत्व आपको इसे भी यहाँ से लिख सकते हैं। 5D का देखिए यहाँ ट्रिक नहीं लिखी हुई है, देखिए ट्रिक क्या है, ला हफ्ता, हफ्ता तो जानते हैं ना, वो टीवी में दिखाते हैं हफ्ता वसूली वाला, वही हफ्ता है यहाँ पे। ला हफ्ता, वरना रे उधर इधर से पिटाई और होगी। ये लो जी, हफ्ता दे दो वरना तो पिटाई हो जाएगी। तो लैंथीनम, हाफेनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और ये मरकरी। इसी तरह से 60 है बच्चों, इसकी आपको सीरीज याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम लिख देते हैं यहाँ से, जल्दी से लिख देते हैं। AC की रूफ से दबकर सगे भाई
हस मत 10 रोग उगेंगे। ठीक है बच्चों, ये उगेंगे जो लिखा हुआ है यहाँ पे UCN भी लिखा मिलता है, जिसे कॉपरनिशियम कहते हैं। बाकी यहाँ ट्रिक के हिसाब से UU भी सही बैठा था उगेंगे में, तो ये बाइयम है। जल्दी से बता देती हूँ नाम क्या है। एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डूबनियम, सेगेरियम, बोरियम, हैसियम, मेट्रीनियम, डर्मस्टेडियम, रॉन्टेजियम और ये अननबाइयम। कोई दो तत्व यहाँ से सीरीज से पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि यहाँ से भी इंपॉर्टेंट बनेगा 3D 4D 5D वाले से, है ना। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है। जिंक, कैडमियम, मरकरी एक संक्रमण तत्व नहीं है। ये डी ब्लॉक के तो एलिमेंट हैं बच्चों तीनों, मतलब डी ब्लॉक में तो आते हैं, लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। तो बच्चों संक्रमण तत्व कहते किसमें है ये हम बता देते हैं कि कोई की परमाणु की या तो परमाणविक अवस्था, मतलब जिस अवस्था में वो है, या उसकी ऑक्सीकरण अवस्था में, या उसकी किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में। जैसे जिंक किसमें +2 में। यहाँ पर जो इसका डी ब्लॉक है, इसका विन्यास जो होना चाहिए ये पूरा नहीं होना चाहिए, मतलब D10 नहीं होना चाहिए। D9 होगा तो संक्रमण हो जाएगा, D8 होगा तो संक्रमण हो जाएगा, मतलब किसी भी स्थिति में D10 नहीं होना चाहिए तो ही वो संक्रमण तत्व कहलाएगा। तो आंसर क्या होगा बच्चों, ये लिख लेते हैं हम यहाँ से, देख लीजिए। जिंक का सबसे पहले आप विन्यास लिखेंगे। जिंक का विन्यास होता है आर्गन 3D10 4s2 और जिंक +2 का होता है आर्गन 3D10। तो यहाँ से क्या आएगा, इसकी परमाणु और ऑक्सीकरण अवस्था में पूर्ण विन्यास होने के कारण यह एक संक्रमण तत्व नहीं है। देखिए हमने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख दिया है, एटॉमिक एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक हैज D10 फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स व्हाई जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल। या जिंक के साथ साथ हम कह सकते हैं कैडमियम और मरकरी के साथ भी बच्चों यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Ti+4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या कहता है यहाँ से बच्चों, Ti+4 एक रंगहीन आयन है, क्यों? Ti+4 इज अ कलरलेस मेटल, वाई? तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि हम क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ये कलरलेस मेटल क्यों है, तो हम सबसे पहले तो इसको जान लें कि कलरलेस मेटल होता क्यों है। कलरफुल होने के लिए बच्चों यहाँ से कंडीशन क्या है, यहाँ से कि कलरफुल होने के लिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। कैसी इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। हिंदी में हम कह दें इसको युग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे हमने कहा इलेक्ट्रॉन इस तरह, ये तो होता है पेयर्ड और ये होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भी तो दूसरा होना चाहिए DD ट्रांजिशन, मतलब DD संक्रमण होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ हम तो इसी से सॉल्व कर लेंगे ऊपर अनपेयर्ड वाले से। तो हम सबसे पहले टाइटेनियम का लिखेंगे, क्या है यहाँ से, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आ जाइए लिख लेते हैं। टाइटेनियम कितने पे आता है? 22 पे। तो यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा बच्चों, एक चीज़ बताते हैं हम आपको। देखो 4 जो ऐसा है वो तो 2 आता ही आता है, 2 है अपना, तो D पे भी कितना रख दो, 2 रख दो। ऐसे वैनेडियम है 23 है ना, तो यहाँ भी 3D कितना हो जाएगा, 3, ये वाला 3 आ गया, और 4s कितना हो जाएगा, 2। ऐसे रख सकते हो आप। क्रोमियम और कॉपर जो है ना वो इसमें एक्सेप्शन है, बुआ दें। अगर अपन Ti+4 की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, चारों इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या कोई इलेक्ट्रॉन बचा यहाँ पे? नहीं बचा। तो हम इसमें लिख सकते हैं Ti+4 आयन के पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए कलरलेस है। Ti+4 डजंट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बच्चों देख लीजिए यहाँ से आंसर हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिया है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हम क्या करें, हमारे लिए भी कुछ बना दो। तो बच्चों हम कोशिश करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी दोनों में करने की। चलिए बच्चों नेक्स्ट अपना कहता है, एक ऐसा संक्रमण तत्व बताइए जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता। एक ऐसा संक्रमण तत्व आपको बताना है जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता। सीधे आंसर लिखना है इसका हमको, तो आंसर है अपने पास स्कैंडियम। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, स्कैंडियम हो जाएगा इसका आंसर। आप SC लिख के स्कैंडियम लिख देना यहाँ से। आंसर स्कैंडियम क्यों है यहाँ से, चलो ये भी बता देते हैं हम यहाँ से इसको, क्योंकि स्कैंडियम दिखाता है बच्चों, स्कैंडियम केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। स्कैंडियम ओनली शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक सेकेंड, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। इंग्लिश में बोल दिया हमने,
इट शोज ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों करता है, चलो स्कैंडियम दिखा देते हैं हम यहाँ से इसकर आपको। ये 21 पर आता है अपना, तो ये हो गया आर्गन 3D1 4s2। तो यह आ सकता है आपकी स्कैंडियम +3 ही क्यों करता है, क्योंकि जब स्कैंडियम +3 दिखाता है तो इसका अक्रिय गैस विन्यास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच जाता है। हिंदी में कहते हैं इसको अक्रिय गैस विन्यास और इंग्लिश में कहते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इट शोज ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, स्कैंडियम। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ से क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, कॉपर एक संक्रमण तत्व क्यों है, जबकि इसके अंदर, क्यों पूछा इसके अंदर, क्योंकि जो कॉपर होता है बच्चों, यहाँ से हम लिखें, देखो कॉपर 29 पे आता है, देखो आर्गन और इसको लिखते हैं अपन 3D10। 3D10 होने पर भी कॉपर कैसा है, यहाँ से ये संक्रमण तत्व है। क्यों बताएंगे, कॉपर का आप लिखिए, कॉपर +2 को लिखिए। कॉपर +2 को हम जब देखते हैं तो इसका विन्यास आता है 3D9। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं कॉपर +2 doesn't have fulfilled configuration of D10, या हम कह सकते हैं कॉपर +2 has 3D9 कॉन्फ़िगरेशन। हिंदी में भी लिखेंगे बच्चों, टेंशन मत लीजिएगा, 3D9 कॉन्फ़िगरेशन एंड इट इज़ नॉट फुलफिल्ड, इट इज़ नॉट फुलफिल्ड। या हिंदी में क्या लिख सकते हैं अपन कि कॉपर +2 में 3D9 विन्यास होने के कारण यह क्या है, एक संक्रमण तत्व है, क्योंकि 3D9 में ये कैसा है, यह पूर्ण पूरित नहीं है। आया बच्चों कुछ समझ में अपने को, तो हम लिख सकते हैं कॉपर +2 में 3D9 विन्यास के कारण, क्योंकि हम जब संक्रमण तत्व की बात करते हैं, अगर इसकी दोनों अवस्थाओं में ये D10 होता तो फिर ये क्या हो जाता, ये संक्रमण तत्व नहीं होता, लेकिन इसके अंदर ये वाला D9 आ गया ना, इसलिए क्या है, ये संक्रमण तत्व है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है Mn+7 ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करता है। मतलब ये पूछना चाह रहा है आपसे कि जो Mn+7 है, Mn जो है ये +7 क्यों दिखा रहा है भैया, इतना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाता है, +7 तक पहुंच जाता है। देखिए आंसर, Mn का होता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब 25, तो 25 है, ये 5 है ना, तो 3D पे कितने रख दो 5, फिर कितना आ जाएगा 4s2, और जब +7 दिखाओगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आर्गन। तो हम कह सकते हैं कि Mn+7 में यह अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है। मतलब Mn+7 इन +7 स्टेज इट अकर्स या इट अटेन्स इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, यह अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है। बच्चों समझ आया आपने को यहाँ से कि अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। तो इंग्लिश में ये लिख देते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, और जो बहुत ज़्यादा क्या है, स्थायी है, आप लिख सकते हो। और ये अक्रिय गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्थायी होता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन अपना क्या कहता है, डी ब्लॉक तत्व उत्प्रेरक का कार्य क्यों करते हैं। सीधे आंसर बताएं या पूरा समझा दें। चलो हम समझा देते हैं पूरा कि ऐसा क्यों करता है ये काम। चलो सबसे पहले उत्प्रेरक, इंग्लिश में क्वेश्चन है वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स वर्क एज कैटलिस्ट। डी ब्लॉक एलिमेंट कैटलिस्ट का काम क्यों करते हैं। तो बच्चों जब हम कभी कैटलिस्ट की बात करते हैं, जैसे हमने कहा ये कोई रिएक्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 + H2, यहाँ पर निकिल ने उत्प्रेरक का काम किया तो बन गया यहाँ से एथीन, बन गया यहाँ से एथीन। तो ये निकिल किसका काम करा, उत्प्रेरक का। उत्प्रेरक का काम क्या होता है, ये रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता, बल्कि रिएक्शन में जैसा यूज़ होता है वैसा बाद में मिल जाता है। तो निकिल कम से कम इससे क्रिया तो करेगा ना क्रिया। जब CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये H2 जब निकिल से रिएक्शन करेंगे तो निकिल की सरफेस पर जाके क्या होंगे, ये दोनों ही अटैच होंगे। ये निकिल है, इसकी सरफेस पर ये दोनों क्या होंगे, अटैच होंगे। इसका मतलब निकिल के पास कोई खाली जगह होनी चाहिए जिसमें ये अटैच हो सके। और निकिल किसका है, डी ब्लॉक का है। तो डी ब्लॉक की पूछी जा रही है, खाली जगह होनी चाहिए तो होती है ना, इनके पास होती है वैकेंट डी ऑर्बिटल। एक तो होती है रिक्त डी कक्षकों के कारण,
तो पहला रीजन तो क्या है, रिक्त डी कक्षकों के कारण। तो मैंने आपसे कहा ना खाली जगह होनी चाहिए, तो होती है ना, खाली डी कक्षक होती है। तो पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन क्या होना चाहिए, जब कोई एलिमेंट अटैच होगा, इसके साथ अटैच होगा तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या ग्रहण करेगा, कुछ करेगा, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। तो यहाँ से ऑक्सीकरण अवस्था भी ऐसी होनी चाहिए जो परिवर्तनशील हो, और ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो दूसरा रीजन हो गया परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने के कारण। इंग्लिश में भी लिख देते हैं बच्चों, चिंता मत कीजिए, प्रदर्शित करने के कारण। देखिए बच्चों, ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल और ड्यू टू वेरिएबल ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, या आप लिख सकते हैं इसी चेंजेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कि ऑक्सीडेशन स्टेट बार बार चेंज करते हैं। बच्चों सच में कह रही हूँ, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं यहाँ से, तो आप फटाफट से कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस को, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस रहते हैं। डी ब्लॉक तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट शोज चेंजेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, आखिर ऐसा क्यों है कि चेंजेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मैंने अभी बताया ना कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी करते हैं, ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था हो रहा जाएगा बच्चों यहाँ, है ना, प्रदर्शित करने के कारण। मजा तो आ रहा है ना पढ़ने में, इंपॉर्टेंट वाली चीजें। तो डी ब्लॉक के क्यों करते हैं बच्चों, यहाँ से आंसर है कि देखो, सबसे पहली चीज तो हम आपको ये बता दें, जैसे हमने लिख दिया यहाँ से स्कैंडियम, तो ये होता है अपना आर्गन 3d1,4s2। हम कहते हैं केवल जो बाहर वाली जो होती है, आउटर जो शेल होती है सबसे बाहर वाली, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए। अब एटम में होता क्या है बच्चों, यहाँ से ये अपने पास परमाणु हमने बना दिया, ये बीच में बना दिया, इसका हमने नाभिक, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको तो हमने कह दिया 4s, अब इसी के पास कौन सी होती है बच्चों, 3d। अब ये देखिए 3d भी क्या होती है, बिल्कुल इसी के क्या होती है बच्चों, पास होती है, इतना तो हम जानते हैं। अब ये 3d और 4s जो होती है बिल्कुल क्या होती है बच्चों, पास होने की वजह से यहाँ पर होगा क्या, एक सेकेंड, थोड़ा सा हमने कर दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाता है और फिर जाता है 3d में, है ना। तो यहाँ से हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं बच्चों कि ये दोनों कक्षा क्या है, बिल्कुल पास हैं, बिल्कुल कैसी हैं, एकदम पास होती हैं। तो जैसी एनर्जी मिलती है तो 4s के साथ साथ किसके इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं, d के इलेक्ट्रॉन। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा कि n-1d, देखो 3d और 4s, देखो 4s को तो लिख दिया ns और ये से कम है ना, तो इसको लिख दिया n-1d। कक्षकों के बीच ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, ठीक है। यहाँ से तो हम लिखेंगे यहाँ पे ड्यू टू लो एनर्जी गैप बिटवीन ns एंड n-1d ऑर्बिटल, ठीक है ना, इंग्लिश में भी लिख दिया है और हिंदी में भी आपको बच्चों लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें यहाँ से, 8th क्वेश्चन है अपना कि डी ब्लॉक तत्व मिश्र धातु क्यों बनाते हैं बच्चों, एलॉय बनाते हैं, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म्स एलॉय। अब बच्चों आपको पूरा अच्छे समझाएंगे। देखो एलॉय, जैसे एक हमने एलॉय लिख ली यहाँ से, पीतल मतलब होता है ब्रास, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रास, और ये मिलके बनता है अपना कॉपर प्लस जिंक से, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये पूरा की पूरा जो अपना क्रिस्टल है, ऐसे मान लो ये पूरा की पूरा क्रिस्टल किसका है अपना, ये पूरा की पूरा क्रिस्टल है अपना कॉपर का, ये सारे एलिमेंट किसके हैं, कॉपर के हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, एक हटाना है और दूसरा लेना है, तो मैंने यहाँ से कॉपर हटा दिया। अब इस कॉपर की जगह पर अगर मैं यहाँ से दूसरा एलिमेंट अगर डालती हूँ यहाँ पर, तो उसकी साइज अगर कॉपर के जितनी ही हुई, मैं कहती हूँ ये वाला जिंक है और ये वाला अपना क्या है, कॉपर है, ये कॉपर है और ये क्या है अपना जिंक है। दोनों की साइज बच्चों एक जैसी होगी तभी तो दोनों क्या कर पाएंगे, एक की जगह दूसरा ले पाएगा। अगर मान लीजिए एक का साइज होता ये है ना और एक का साइज होता ये, तो क्या दोनों एक दूसरे की, मान लीजिए ये कॉपर होता और ये जिंक होता, तो क्या दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर पाते, क्या नहीं कर पाते ना। तो मिश्र धातु का मतलब हो गया एक के साथ दूसरे को मिश्रित करना, मिला देना। तो मिल वही चीज सकती है जो एकदम साइज में क्या हो, एक जैसी। तो आंसर यही आ गया, जो एक जैसी हो, मतलब हम कह सकते हैं डी ब्लॉक तत्व में
एक सेकंड स्टूडेंट्स, पेन कलर चेंज कर लेते हैं हम यहाँ से। डी ब्लॉक तत्वों का परमाणु आकार समान होने के कारण एलॉय बनाते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं, होने के कारण मिश्र धातु बनाते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों? ड्यू टू सेम साइज ऑफ एटॉमिक एटम्स, है ना, ड्यू टू सेम एटॉमिक साइज। इंग्लिश में भी लिख देते हैं बच्चों, यहाँ से देख लीजिए बच्चों, है ना, ड्यू टू सेम एटॉमिक साइज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब बच्चों यहाँ से एक है ना ब्रॉन्ज और रह रहा है अपना, ब्रॉन्ज बोलते हैं बच्चों कांसे को, ठीक है। कांसा मिलके बनता है कॉपर प्लस एसन से। तो ये भी आपके आ सकता है क्वेश्चन कि पीतल कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है और कांसा बनता है कॉपर प्लस एसन से। बच्चों हम 8 ही क्वेश्चन सॉल्व करवा पाए हैं, सॉरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हमें यहीं ब्रेक करना होगा। लेकिन बच्चों ये देख लीजिए आप, आगे ये क्वेश्चन जो है ना आपके लिए रेडी किए हुए हैं। हमें लगा था जितने हम करवा पाएंगे वो आपको करवा देंगे। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट है जो अपना आएगा, उसके अंदर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करा देंगे। कोशिश तो यही थी इसी में करवा दें, लेकिन टाइम लग गया। लेकिन जब नेक्स्ट पार्ट आएगा बच्चों इसी का, उसमें हम सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे अपने डी ब्लॉक के बचे हुए भी। चलिए बच्चों अब तक के लिए हम विदा लेते हैं आपसे, ठीक है। तो दूसरे पार्ट को देखना बच्चों बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, फॉरगेट मत कीजिएगा। और तैयारी के लिए मैं आपको अभी से ऑल दी बेस्ट कहती हूँ कि जल्दी से अपनी तैयारी में बहुत अच्छे वाले लग जाइए बच्चों। अपने को एकदम ना पेपर फाड़ देना, एकदम क्रैक करना है अच्छे से, और नंबर लाने अपने को बेस्ट नंबर लाने। रिवीजन वीडियो का प्लेलिस्ट लिंक बच्चों आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर ओपन करके देखें। उसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन वीडियो प्लेलिस्ट दिया हुआ है। और एक बच्चों क्वेश्चन बैंक का प्लेलिस्ट है ना, मैंने अलग से बना दिया है, मैंने 5 पार्ट्स उसके अंदर डाल दिया है, ठीक है। चलो अपन टाइम खराब नहीं करते आपका, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो बच्चों ज़रूर कर लीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली हैं ये चीज़ें। और 11th क्लास के बच्चों को भी प्लीज़ बच्चों शेयर कीजिएगा, जैसे आपको बेनिफिट्स मिले हैं इसी तरह से 11th क्लास के बच्चों को भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल पाएँ यहाँ पे, और यहाँ बच्चों को थोड़ा फ़ायदा हो पाए बच्चों, ठीक है। 11th क्लास के बच्चों को ज़रूर बताइएगा कि केमिस्ट्री की क्लासेस जो हैं वो इस चैनल पर एकदम फ्री चल रही हैं। नोट्स वगैरह की सुविधा दे रखी है टेलीग्राम चैनल पे, तो 11th क्लास के बच्चे वहाँ से ज्वाइन कर लें बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।